हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की चर्चा करेंगे, जिसे 31 जनवरी को हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इससे पहले हम लोग यह जान लें कि आखिर इसे किसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो जैसा मैंने कहा, आर्थिक समीक्षा 2021-22 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को संसद में प्रस्तुत किया है और इसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन इस बार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पोस्ट इस समय पर्टिकुलर समय में खाली था, जिसे बजट के ठीक पहले उस पर अपॉइंटमेंट हुआ है। इसलिए इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, जो वर्तमान में संजीव सान्याल हैं, उनकी देखरेख में उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया है। और यह इस दस्तावेज को तैयार किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट द्वारा, और उसके पश्चात फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है और फिर इसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये है आर्थिक समीक्षा को तैयार करने का तरीका। अब यह है कि आर्थिक समीक्षा की ऐसी क्या बात है, क्या इसमें खास बात है और यह क्यों महत्वपूर्ण है, जरा इसको भी जान लें। तो वास्तव में ये वित्त मंत्रालय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और यह डॉक्यूमेंट यह बतलाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति की जानकारी के बाद ही बजट तैयार करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझिए कि जैसे एक विद्यार्थी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और किसी वजह से वह असफल रहा, तो वह देखेगा ना कि आखिर उसने जो तैयारी की उसमें कहाँ कमी रह गई। ढेर सारे सब्जेक्ट्स जो उसने पढ़े, उसमें कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा कमजोर रह गया, कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ पे कितना समय दिया जाए, कैसे उस समय को निकाला जाए, इत्यादि। तो ठीक वही बात अर्थव्यवस्था की भी है। बजट पेश करना है तो उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, ताकि यह पता चले, तैयार किया जाता है ताकि यह पता चले कि आखिर हमारे डिफरेंट सेक्टर्स जो है, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स, उनकी क्या स्थिति है। चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थिति हो, हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन की क्या स्थिति है, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है, कहाँ पे कमी है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस साल। तभी तो आगे हम बजट तैयार करते हैं और बजट तैयार करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी आय कितनी होगी और हमें किस किस सेक्टर में कितना एलोकेट करना है। तो इन सब का एक अंदाजा कैसे लगेगा जब तक कि हम अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस को जांच न लें, समझ न लें। यही खास बात है इकोनॉमिक सर्वे में और इसीलिए इसको पेश किया जाता है, इसकी तैयारी की जाती है। हालांकि यह सही है कि हाँ, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली यह ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब संवैधानिक रूप से सरकार बाध्य नहीं होता है कि आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत करे या उसको तैयार करे, या फिर अगर या फिर साथ साथ सरकार इस बात के लिए भी स्वतंत्र है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो सुझाव दिए जाएं उसको एक्सेप्ट न करे। लेकिन फिर भी चूंकि इसका व्यावहारिक महत्व है, तो इसलिए इसको तैयार किया जाता है। जहां तक आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुत करने की बात है, तो सबसे पहले 1950-51 में इसको प्रस्तुत किया गया था। कहने का मतलब ये कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था और 1964 तक यह बजट के साथ ही पेश किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण बजट के ठीक एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाने लगा, जो एक तरह से सही ही है और व्यवहारिक भी है। अब जरा जान लेते हैं कि इस बार की आर्थिक समीक्षा का मूल विषय क्या है। तो यह मूल विषय है एजाइल अप्रोच, त्वरित दृष्टिकोण। यह त्वरित दृष्टिकोण, एजाइल अप्रोच का मतलब है कि आप देख रहे हैं पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। कहीं ना कहीं यह स्लो डाउन की स्थिति थी, स्टैग्नेंसी की स्थिति थी। तो कैसे सरकार किस तरह का अप्रोच अपनाकर
अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में तेजी लाए, ऐसी क्या नीति बनाई जाए जिसके आधार पर पोस्ट पैंडेमिक जो सिचुएशन जो अब है, पूरी तरह से तो नहीं कह सकता क्योंकि अभी भी चल रहा है पैंडेमिक, लेकिन फिर भी सेकेंड वेव के समय और उसके पहले की जो स्थिति थी, कंप्लीट लॉकडाउन वाली स्थिति, और उसके बाद जो स्थिति है, दोनों में निश्चित रूप से फर्क है। तो किस प्रकार की नीति अपनाई गई, कैसे किस अप्रोच को अपनाया गया ताकि पोस्ट पैंडेमिक जो स्थिति या लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन के बाद की स्थिति में कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया गया, और उसकी कोशिश अभी भी जारी है। इसी बात को ध्यान में रखकर आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण, एजाइल अप्रोच रखा गया। एक और खास बात यह है कि इस बार की आर्थिक समीक्षा में अत्यंत अनिश्चितता की स्थिति में नीति निर्माण के लिए कला तथा विज्ञान, आर्ट्स एंड साइंस, इस आर्थिक समीक्षा में शामिल किया गया है एक अनुविषय के रूप में। साथ साथ 1950-51 में जबकि प्रथम समीक्षा प्रस्तुत की गई थी से लेकर वर्तमान तक की आर्थिक समीक्षा का एक क्रमिक डेवलपमेंट को दिखाने की कोशिश की गई है, जो निश्चित रूप से आजादी के समय से लेकर अब तक की अर्थव्यवस्था की क्या परफॉर्मेंस रहा और किस गति से यह बढ़ा है, इस सब के लिए एक इंसाइट डेवलप करेगा, जो कहीं ना कहीं एक स्वस्थ परिपाटी है। अब हम आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातों की चर्चा करेंगे, और यहाँ जो भी बातें चर्चा हो रही है निश्चित रूप से यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अर्थात यह एक मीडिया डिस्कशन नहीं है, बल्कि इस डिस्कशन में, इकोनॉमिक सर्वे के इस डिस्कशन में जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं के लिए और उनको ध्यान में रखकर, उनमें पूछे गए किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर इसकी मुख्य बातों पर मैं चर्चा करूंगा। और एक बात और ध्यान रखना है कि यह सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि आगामी मेंस में भी इकोनॉमिक सर्वे पर आधारित प्रश्न बनते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले बीपीएससी मेंस में और में बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को बेस बनाकर प्रश्न किया गया था। तो उस तरह से हो सकता है आगामी परीक्षा में केंद्र सरकार की आर्थिक समीक्षा को ध्यान में रखकर मेंस में भी प्रश्न बनाए जाए। खासकर एक प्रश्न तो मेरे जेहन में आ रहा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि प्री पैंडेमिक अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी और पोस्ट पैंडेमिक अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, क्या स्थिति है। तो अर्थात पैंडेमिक अर्थात महामारी के पहले हमारी अर्थव्यवस्था किस स्थिति में थी, और महामारी जबकि अब ऑलमोस्ट काफी कमजोर पड़ चुकी है, तो वैसी स्थिति में सरकार ने ऐसा क्या प्रयास किया और अर्थव्यवस्था की स्थिति अब कैसी है, क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो इस संदर्भ में एक प्रश्न बन सकता है, और यह किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, अर्थात वो कौन से कारण है जिसके कारण लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन के बाद या पोस्ट पैंडेमिक स्थिति में, महामारी के बाद की स्थिति में, लॉकडाउन के बाद की स्थिति में अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आई है, कैसे इसका जो डेवलपमेंट का जो शेप बनता है, वी शेप, कैसे यह संभव हो पाया, कौन कौन से फैक्टर्स रहे, इन पर भी मेंस के प्रश्न बन सकते हैं। और ये प्रश्न सिर्फ स्टेट पीसीएस के लिए नहीं, बल्कि यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो कहने का मतलब ये कि आर्थिक समीक्षा का डिस्कशन हम लोग न सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से करेंगे, बल्कि सब्जेक्टिव अप्रोच को लेकर भी करेंगे। तो आइए देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2021-22 की मुख्य बातें क्या है, जिसको हमने पॉइंट आउट करने की कोशिश की है, और इसके लिए जो महत्वपूर्ण डेटा है उसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है ताकि आपको समझने में या याद रखने में आसानी हो। तो सबसे पहला तो ये कि वित्त वर्ष 2021-22 में वास्तव में विकास दर 9.2% का अनुमान किया गया है। 2021-22 में विकास दर ग्रोथ रेट 9.2 एंटिसिपेट किया गया है। वहीं 2022-23 के लिए यह अनुमान कितना है, 8 से 8.5%। अर्थात ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगले वित्त वर्ष में जो अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल से, तो उस वित्त वर्ष में जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा वो 8 से 8.5 रहेगा, और 21-22 में यह 9.2 रहने का अनुमान है। फिर इस बात पर बल दिया गया है, अर्थात इस बात को संकेत किया गया है कि सरकार के आपूर्ति के क्षेत्र में किए गए सुधारों से, अर्थात कहीं ना कहीं सप्लाई चेन्स में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, इसी से अर्थव्यवस्था एक्सपेंड कर रही है और एक्सपेंड करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। तो सप्लाई चेन को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से बाधित हुआ था, और अगर सप्लाई चेन को फिर से रेगुलेट किया जाए, उसको एक्सपेंड किया जाएगा, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और इसका विस्तार होगा।
एक अच्छी बात यह भी है कि 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया, जो निश्चित रूप से एक बेहद स्वस्थ संकेत है और यह बतलाता है कि हमारा निर्यात एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो काफी बेहतर स्थिति में है और बेहतर दिनों दिन होते जा रहा है। अब एक बात यह भी है कि हमारी अर्थव्यवस्था कुछ चुनौतियों को एक्सेप्ट करने के लिए, उनका सामना करने के लिए तैयार है और इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के समक्ष संकेत चुनौतियां तो होंगी ही, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ और जिस तरह से सेकेंड वेव और थर्ड वेव का सामना कर रहा है भारत, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं एक अस्थायित्व, एक स्टेबिलिटी आई है और इसी कारण है कि 2022-23 में जो भी परेशानी होगी अर्थव्यवस्था उसको झेल लेगी, जिसको हम बोलते हैं ना रिसिलियंट इकोनॉमी। हमारा जो इकोनॉमी है रिसिलियंट इकोनॉमी है और कहीं ना कहीं अपने वीडियो में पहले मैं चर्चा कर चुका हूं कि इसमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का काफी रोल रहा है और राजस्व प्राप्ति में भारी बढ़ोतरी का भी संकेत है। अब जब हम सोशल सेक्टर की बात कर लें तो 2021-22 में जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है वह बढ़कर 8.6% हुआ है। अर्थात 2014-15 में सोशल सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर 6.2% था वह बढ़कर 2021-22 में 8.6 हो गया है। यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि सोशल सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है, हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है। तो ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ दोनों क्या है, कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी को बनाता है और मानव पूंजी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए ऐसी उम्मीद है कि इकोनॉमी जो है आगे एक्सपैंड करेगी, बेहतर स्थिति में होगी, जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए, रीजनरेशन के लिए 2021-22 की अंतिम तिमाही के दौरान रोजगार के संकेतक महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गए हैं। कहने का मतलब यह कि लॉकडाउन के दौरान जो रोजगार की अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी वह काफी खराब हो चुकी थी, जग जाहिर है। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं इससे स्पष्ट है कि अब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति है वो लॉकडाउन, प्योर लॉकडाउन जो हुआ था उसके पहले की स्थिति में जो थी उस स्थिति में पहुंचने को है। अर्थात एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति पहले वाली स्थिति में आने के संकेत मिल रहे हैं। एक और अच्छी बात यह है कि कॉमर्शियल सेक्टर में, कॉमर्स सेक्टर में हमारी अर्थव्यवस्था निर्यात के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कोविड से पहले, लॉकडाउन से पहले जो एक्सपोर्ट की स्थिति थी, कमर्शियल एक्सपोर्ट्स की, वह स्थिति हम लोग पा चुके हैं, बल्कि हम उससे भी आगे निकलने को हैं। तो एक्सपोर्ट के फील्ड में हमारा परफॉर्मेंस निश्चित रूप से बेहतर रहा है। लॉकडाउन के दौरान थोड़ी कमी आई थी, लेकिन हम लॉकडाउन के पहले वाली स्थिति से भी बेहतर स्थिति में जाने की हालत में है। और 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है, जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में तरलता की उपस्थिति को बतलाता है। लिक्विडिटी मार्केट में है, इसका मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तभी तो बैंकों से ऋण लेने की गति बढ़ी है और यह 9.2% से बढ़ी है। तो जब हम ऋण लेते हैं तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, लिक्विडिटी का फ्लो होता है, पैसा मार्केट में आता है। इसका स्पष्ट मतलब है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है, निजी निवेश हो रहा है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की खरीद बढ़ रही है। तो उससे क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को फायदा होता है, मांग बढ़ती है, तो यह अर्थव्यवस्था में तेजी को बदलाता है। तो बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी भी एक अच्छा संकेत है। अब आए जहां तक मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, पैसे जुटाने की बात करें, तो देखें कि 75 आईपीओ, इनिशियल पब्लिक इश्यू के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जो पिछले 10 सालों में सबसे अधिक है। बल्कि पिछले 10 सालों में किसी भी वर्ष इतने अधिक पैसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक इश्यू के सहारे नहीं जुटाए गए। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की स्थिति भी बेहतर है। फिर हम यह देखते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्थात जो इन्फ्लेशन है वो घटकर 5.2 रह गया है। कब? 2021-22 में, अप्रैल से दिसंबर
के दौरान जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन है वह घटकर 5.2% रह गया है। इन्फ्लेशन कम हो जाना इसका मतलब है कहीं न कहीं सप्लाई चेन में की स्थिति बेहतर है, आपूर्ति बेहतर है। तो वैसी स्थिति में अगर आपूर्ति बेहतर है तो वस्तुओं की अवेलेबिलिटी है, तो वैसे में उसका प्राइस बढ़ने का सवाल पैदा नहीं होता है। इसका मतलब इन्फ्लेशन में कमी आई है क्योंकि सप्लाई चेन बेहतर है और निश्चित रूप से प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में पर को कंट्रोल किया जा सका है जो जरूरी था। पैंडेमिक की स्थिति, महामारी की स्थिति में अगर सप्लाई चेन को व्यवस्थित नहीं किया जाता, बेहतर नहीं किया जाता, तो वस्तुओं की स्थिति ऐसी होती कि उसकी कमी होती, तो निश्चित रूप से उसकी मांग बढ़ती, प्राइस बढ़ता, इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ता। लेकिन इन्फ्लेशन को चेक करने की कोशिश की गई है। अब आगे देखते हैं एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड 2021-22 में ग्रॉस वैल्यू एडेड में 3.9% की अच्छी बढ़ोतरी हुई है। यह भी एक अच्छा संकेत है। अब जहां तक रेलवे की बात करें तो रेलवे में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप समझते होंगे, इससे हमारे हमारे अर्थव्यवस्था में एक परमानेंट एसेट क्रिएट होता है जो कहीं आगे भी अर्थव्यवस्था को में सहायक होता है। तो रेलवे सेक्टर में 2020-21 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,55,181 करोड़ हुआ और 2021-22 में यह बढ़कर बल्कि 2,15,058 करोड़ रुपये कर दिया गया। और अगर इसकी तुलना 2014 के कैपिटल एक्सपेंडिचर से की जाए तो हम देखते हैं कि इसमें रेलवे सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 5 गुना की वृद्धि हुई है, जो एक बेहतर संकेत है। अब जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत रोड मैन्युफैक्चरिंग की बात है, सड़क निर्माण की बात है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, तो 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण के में तेजी आई है और यह प्रतिदिन सड़क निर्माण बढ़कर कितना 36.5 किलोमीटर हुआ है। अर्थात पिछले साल में जो सड़क निर्माण की गति थी उसमें 30.4% की बढ़ोतरी हुई है। अर्थात प्रतिदिन सड़क निर्माण बढ़कर कितना हुआ 36.5 किलोमीटर एक दिन में। तो यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत को बतलाता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जिसके लिए प्रत्येक देश कोशिश कर रहा है, भारत उस क्षेत्र में भी एक अच्छा संकेत दे रहा है क्योंकि नीति आयोग के डैशबोर्ड पर जो स्कोर दिखलाया गया है वह 66 है, जो पहले से बेहतर स्थिति को बतला रहा है। अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जो जितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं हम उसको पाने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं और उसका हमें परिणाम भी मिल रहा है। अब जहाँ सर्विस सेक्टर की बात कर लें, अर्थव्यवस्था में आप जानते हैं 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज आता है, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है और टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर है। और सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वह हमेशा बाकी दोनों सेक्टर से अधिक होता है। तो अभी इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान 50% है, ऐसा बतलाया गया है। अब जहां तक हम इंडस्ट्रीज की बात कर लें, कंपनीज की बात कर लें, 2021 में 44 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्थिति तक पहुंचे हैं। स्टार्टअप आप समझते हैं, जहां तक हमारे मोदी जी का जो है आत्मनिर्भरता का जो नारा है उसके अंतर्गत स्टार्टअप पर जोर दिया जा रहा है, नए नए इंडस्ट्रीज बिठाने पर जोर दिया जा रहा है। तो 24 ऐसे स्टार्टअप हैं 2021 में जिन्हें यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है, यूनिकॉर्न टैग मिला है। अर्थात उनका नेटवर्थ, अर्थात एक कंपनी को अगर यूनिकॉर्न मिलता है उसका मतलब उसका एक नेटवर्थ जो है वो $1 बिलियन से अधिक माना जाता है, जो निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है। जहां तक फॉरेस्ट की बात है तो 2010-20 के दौरान अर्थात 10 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र को बढ़ाने में काफी सफलता मिली है और विश्व में इसका स्थान तीसरा रहा है। अर्थात फॉरेस्ट एरिया के डेवलपमेंट में, फॉरेस्ट एरिया में जो विकास हुआ है भारत में पिछले 10 वर्षों में, और उस विकास के चलते भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा है। और 2011 से 2021 के दौरान भारत के वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि हुई है, 3% से थोड़ा अधिक ही वृद्धि हुई है।
और पिछले 10 सालों में जो वृद्धि हुई है भारत में फॉरेस्ट एरिया में, उसके कारण भारत विश्व में तीसरा स्थान पा चुका है। तो फॉरेस्ट एरिया में जो ग्रीनरी में जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में या क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने में सहायक होगा। अब जहां तक बात है पॉल्यूशन की, तो पार्टिकुलेट मैटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके लिए 2024 तक लक्ष्य रखा गया था कि उसमें कमी की जाएगी, 20 से 30% की कटौती की जाएगी। और इसलिए सरकार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 132 शहरों में लागू कर रखी है, ताकि पार्टिकुलेट मैटर के कॉन्सेंट्रेशन में कमी आए और जो लक्ष्य है कि इसमें 20 से 30% की कटौती लाया जा सके 2024 तक, वह अब संभव दिख रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर की जहां तक बात है, तो जैसा कि मैंने अपने वीकली करंट अफेयर्स में पहले भी चर्चा किया था, या फिर इकोनॉमिक सर्वे और बजट के दौरान, पिछले बजट के दौरान भी मैंने बताया था कि यह एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जिसके कारण पैंडेमिक और कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब नहीं हुई, और इसमें जो रिसिलियंसी है, लचीलापन है, वह एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण ही है। क्योंकि अदर सेक्टर्स में तो निगेटिव ग्रोथ रेट था, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर ही था जिसमें 3.6% की वृद्धि हुई थी। और यह वृद्धि का जो सिलसिला है वह 2021-22 में भी संभावित है, और यह वृद्धि 3.9% अनुमान किया गया है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, जिसके कारण हम इस महामारी में भी अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी स्थिति से बचा सके, वह स्थिति आगे और मजबूत होगी, और इसमें ग्रोथ रेट 2021-22 में 3.9% अनुमान किया जा रहा है। अब आए जरा देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या स्थिति है। तो 2020-21 के दौरान 7% की विकास दर थी, और 2021-22 में यह विकास दर 11.8% होने का अनुमान है। अर्थात कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है कि जो प्री पैंडेमिक जो स्थिति थी, पोस्ट पैंडेमिक स्थिति उससे बिल्कुल अलग है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2021-22 के दौरान ग्रोथ रेट कितना अनुमान किया गया है? 11.8%। सर्विस सेक्टर की देखें बात, तो पिछले वर्ष इसमें जो ग्रोथ रेट था वह 8.4 था, जो 2021-22 में घटकर थोड़ा सा इसमें निगेटिव दिख रहा है, 8.2, जिसको कैचअप करने में या फिर कंपेंसेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जहां तक केंद्र सरकार पर कर्ज का सवाल है, तो 2020-21 में यह कर्ज जीडीपी का 59.3% हो गया था। अब कोविड के चलते उधारी बढ़ना स्वाभाविक था, बोरोइंग्स, और ऐसी स्थिति में सरकार का कर्ज जो है वो जीडीपी का 59.3% हो गया था, जो 2019-20 में यह जीडीपी का 49.1% के स्तर पर था। लेकिन जिस तरह से अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है, जिस तरह से अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है, और पोस्ट पैंडेमिक स्थिति में अर्थव्यवस्था का विस्तार भी हो रहा है, वैसे में केंद्र सरकार का यह कर्ज जो है वह धीरे धीरे इसमें कमी आएगी, इस बात की उम्मीद की जा रही है। और जैसा मैंने पहले भी बताया है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व 6 से 33.6 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है 31 दिसंबर 2021 तक। और यही कारण है कि नवंबर 2021 के अंत तक भारत चौथा सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। अर्थात भारत का फॉरेक्स रिजर्व चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथे स्थान पर था। अब अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स पर बेस जो इन्फ्लेशन है उसकी बात करें, तो इस डेटा को भी देख ले। 2021-22 अर्थात अप्रैल से दिसंबर के दौरान यह 12.5% बढ़ोतरी इसमें हुई। 2021-22 अर्थात अप्रैल से दिसंबर के बीच इसमें 12.5% की वृद्धि हुई, जिसके कुछ कारण हैं। एक तो सबसे पहले तो ये कि बेस रेट पिछले वर्ष में उसका थोड़ा कम था, उसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तेजी आई है, साथ साथ कच्चे तेल का जो इंटरनेशनल प्राइस है उसमें भी वृद्धि देखी गई, जो निश्चित रूप से जग जाहिर है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। उसके अलावा आयातित वस्तुओं तथा माल ढुलाई में भी एक्सपेंडिचर होता है, कॉस्ट कहीं ना कहीं ये एक्सपेंडिचर होता है। तो इन सब कारणों से जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के पर बेस जो इन्फ्लेशन है उसमें बढ़ोतरी हुई। जहां तक एक और डेटा देख लें, तो जो फॉरेस्ट एरिया में जो बढ़ोतरी हुई है,
3% से थोड़ा अधिक। उसके कारण भारत वर्तमान में अभी विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश बन गया है। 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए वन 24% रहे, 24%। और यह पूरे वर्ल्ड के कुल फॉरेस्ट एरिया कितना प्रतिशत है? 2% है। अब जहां तक फसल उत्पादन की बात है, तो जो लेटेस्ट असेसमेंट सर्वे है फसल उत्पादन के संदर्भ में, और उसकी तुलना अगर 2014 से की जाए, तो फसल उत्पादन में शुद्ध प्राप्ति में 22.6% की वृद्धि हुई है। अर्थात अगर वर्तमान में जो लेटेस्ट जो डेटा है और उसकी तुलना अगर 2014 के फसल उत्पादन से की जाए, तो हमें शुद्ध प्राप्ति कितनी हुई है? 22.6% की इसमें वृद्धि हुई है। और वृद्धि खासकर किस एरिया में देखी गई है? तो पशुपालन, डेयरी तथा मछली पालन। हालांकि अन्य सेक्टर में भी डेवलपमेंट है, लेकिन इस विजिबल जो ग्रोथ देखा गया है वो पशुपालन, डेयरी पालन, मछली पालन में, जिसके कारण ओवरऑल डेवलपमेंट या ओवरऑल इंक्रीज दिखाई पड़ रहा है। अब आगे देखते हैं सर्विस सेक्टर में। जहां तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, तो 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो कुल एफडीआई प्रवाह का 54% है। सर्विस, इसका स्पष्ट मतलब है कि सर्विस सेक्टर में जो एफडीआई अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, वह सबसे अधिक है। एक और बात पर ध्यान देने की जरूरत है, जो इकोनॉमिक सर्वे में जिसको बतलाया गया है, वो ये है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में, अर्थात स्टार्टअप जिस तरह से ग्रो कर रहा है इंडिया में, वह उसके कारण जो भारत की स्थिति बनी है, भारत अमेरिका और चीन के बाद वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। और यह कैसे संभव हो पाया? तो 2021-22 में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 14,000 हो गई है, जो कि 2016-17 में मात्र 735 थी, अर्थात 1,000 से भी कम थी। लेकिन 2016-17 के मुकाबले 2021-22 को अगर देखें, तो स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 14,000 हो गई है इसकी संख्या। अब जहां तक पॉपुलेशन की बात देखें, तो कहीं ना कहीं हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की स्थिति में भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि बल्कि स्थिति उससे और बेहतर होती जा रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2019 से 21 में घटकर 2 हो गई है, जो कि 2015-16 में 2.2 थी। तो इसमें भी हम कहीं ना कहीं एक विकास देख रहे हैं। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 5 साल से कम शिशुओं की जो मृत्यु होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसमें भी कमी हुई है। उसके अलावा जल जीवन मिशन, जो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्यक्रम है, उसके तहत देखा गया है, और जो इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 83 ऐसे जिले हैं, बन गए हैं, जहां हर घर जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। तो इस तरह से आपने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे जो 2021-22 का था, उसमें अर्थव्यवस्था के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, डिफरेंट सेक्टर्स के परफॉर्मेंस के बारे में जो डेटा प्राप्त हो रहे हैं, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनसे दो बातें स्पष्ट होती हैं। सबसे पहला तो ये कि पैंडेमिक महामारी के पहले की जो स्थिति थी अर्थव्यवस्था की, उससे वर्तमान स्थिति में कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट, एक विकास दिखाई देता है। अर्थात प्री पैंडेमिक सिचुएशन और पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन में अब काफी फर्क है। दूसरा ये कि अर्थव्यवस्था में विस्तार हो रहा है, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है, साथ साथ ग्रोथ रेट के मामले में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मामले में, इन सब मामले में, उसके अलावा सोशल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट, जो एक्सपेंडिचर है, उसके मामले में पहले से बेहतर स्थिति को हम देख रहे हैं। और इस संदर्भ में कहीं ना कहीं यह एक इनकरेजिंग ट्रेंड है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो यह एनालिसिस जो है, यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बेस्ड था। आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से परीक्षा के लिए मैं कुछ दूसरी बातों पर फोकस करूंगा, और उसके पश्चात मैं इस पर पीटी के लिए, अर्थात ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाऊंगा,
अलग से जो कंप्लीटली इकोनॉमिक सर्वे पर बेस्ड होगा, और मेंस के भी कुछ पॉसिबल पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर्म करूंगा ताकि उस पर आप प्रैक्टिस कर सकें। तो मेरा अगला वीडियो बेसिकली एमसीक्यू पर आधारित होगा, और ये निश्चित रूप से इकोनॉमिक सर्वे पर बेस्ड होगा, जो वर्तमान इकोनॉमिक सर्वे जिसकी मैंने चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई कमी नजर आए तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।